हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार सेशन, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेके भैया, जिसमें हम आगाज करने वाले हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का। तो जो मोस्ट अवेटेड सेक्शन था मैग्नेट ब्रेन्स का कि 11th क्लास की केमिस्ट्री कब शुरू होगी, कब इसका आगाज होगा, तो भैया लाइव सेशन के बाद ये वीडियो मेरा जा रहा है, पहला वीडियो, जो कि 11th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर, मतलब कहने को तो ये 7वें नंबर का चैप्टर है, लेकिन हमारा जो रीस्टार्ट हुआ है उसमें ये पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। उसकी शुरुआत हम इस वीडियो से करने वाले हैं, उसका आगाज भैया हम इस वीडियो से करने वाले हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जो एक आइसोलेटेड चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर का अगर हम बात करें तो पिछले किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई बच्चे ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़े, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चैप्टर कुछ ना भी पढ़ा होगा तो भी समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर के जितने कंसेप्ट्स हैं वो अपने दम पर खड़े हुए हैं भाई, उनको किसी और टॉपिक के वो मोहताज नहीं है, उनको किसी और टॉपिक की जरूरत नहीं है भाई। तो इसीलिए हमने ये चैप्टर सेलेक्ट किया है। इसके हम तुरंत बाद थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर भी अच्छा खासा लेंथी है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगेन एज आई ऑलरेडी सेड इन लाइव सेशन कि आपको यहां पर जो कोर्स होगा वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से प्रॉपर टाइम पे आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, चले तो स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में मैं जो होगा वो बताऊंगा आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर का ओवरव्यू एंड कंप्लीट सिलेबस की क्या क्या टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है, एंड देन विल गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी मैं इसी में दे दूंगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम किन रिएक्शंस में अक्सर देखने को मिलता है, वो सारी चर्चा जो है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं अपने चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर हो गई बात। अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा समझते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको क्या मिलता है। तो देखो, मैग्नेट ब्रेन सबसे पहले तो तुम्हारी दिल की बात को समझता है, तुम्हारे मन की बात को समझता है, और वो पूरी चीजें तुमको देता है। ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री का सेक्शन इतना मोस्ट अवेटेड सेक्शन था, तुम बार बार पूछ रहे थे, तो भैया 11th क्लास की केमिस्ट्री का सेक्शन आपका शुरू कर दिया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप नर्सरी से क्लास 12 तक की कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, तो अब आप मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पर। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई आपको अमाउंट पे नहीं करना, क्योंकि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर लेक्चर्स मिलते हैं। यहां पर YouTube चैनल पर तो आपको मिल ही रहे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com जाकर सारे लेक्चर्स देखो। क्योंकि जब आप वेबसाइट पर आते हो ना, तो आपको एक फुल फ्लेजेड कोर्स मिलता है। वहां पे आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद अगर कोई एग्जाम की तैयारी करो स्पेसिफिक, तो वो एग्जाम सेलेक्ट करना है। पूरा कोर्स आपके सामने उसका बनकर आएगा, जिसमें कंसेप्ट वीडियोस के साथ साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर, सारी चीजें मिलेंगी जो आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी होंगी, और वो भी अगेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया वेट किस चीज का कर रहे हैं? चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है, वेबसाइट को भी जाएं और एक्सप्लोर करें और लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं। वापस आते हैं हम लोग अपने इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर पर, जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है, जिसमें हम यूनिट 7 की चर्चा कर रहे हैं, एंड विल गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन की यहां पर बात करते हैं, चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन को यहां पर समझते हैं। तो भैया ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे इनमें से वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। लेकिन जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा तो इतना जरूर याद रखना कि वो आपके 11th के स्कूल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब आपके स्कूल के मार्ट साहब और मार्ट साहिबा के फेवरेट टॉपिक होंगे जो मैं यहां पर मार्क करूंगा, साथ ही वो क्लास 12th की केमिस्ट्री के लिए भी यूजफुल होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का पिछले किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, यह बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। लेकिन आगे आने वाले जितने चैप्टर्स होंगे, चाहे वो 11th के हो या चाहे 12th के केमिस्ट्री के हो, उन जरूर टॉपिक्स का 100% वहां पर हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर का यहां के किसी टॉपिक से कोई लेना देना जरूर होगा। मतलब यहां से पढ़े हुए टॉपिक्स आपको आगे जरूर काम आएंगे। 11th क्लास की केमिस्ट्री में काम आ जाएंगे, नहीं तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में तो कंफर्म काम आएंगे।
वो टॉपिक्स का भी मैं जिक्र करूंगा। पहले सारे टॉपिक्स अपन एक एक करके पढ़ते हुए चलते भाई। सबसे पहला है इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस, इंट्रोडक्शन के बाद। इंट्रोडक्शन तो मैं इसी वीडियो में दे दूंगा आपको भी, लेकिन उसके बाद इक्विलिब्रिया, जो इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है किसमें, फिजिकल प्रोसेसेस में, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो विल हैव सर्टेन इक्विलिब्रिया इंक्लूडिंग द फिजिकल प्रोसेसेस। देन इक्विलिब्रियम जो हमें केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलता है, केमिकल प्रोसेसेस में देखने को मिलता है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो ये फिजिकल रिएक्शन में भी देखने को मिलता है और इक्विलिब्रियम हमें केमिकल रिएक्शन में भी देखने को मिलता है। तो प्रॉपर एग्जांपल के साथ, विथ एग्जांपल्स, हम इनको यहां पर देखेंगे। उसके बाद वी हैव लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे पास लॉज हो गए कुछ मास एक्शन के, या कह लो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के क्या नियम है, किन कंडीशंस पे, किन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, उसकी बात करेंगे। एंड देन रिएक्शन क्वेश्चन, और वी कैन कॉल इट एज मास एक्शन रेशियो, वो मास एक्शन रेशियो हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो जनरलाइज टॉपिक्स हैं, मतलब मैं इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मानूंगा, लेकिन ये वो टॉपिक है जो चैप्टर के आने वाले टॉपिक्स में, चैप्टर में जो आगे टॉपिक्स आएंगे, उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। नहीं तो मैं सीधा अगर मेन टॉपिक पर आऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, आपको संपट नहीं पड़ेगा मेन टॉपिक्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको इक्विलिब्रियम से वाकिफ कराएंगे, क्या होता है इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की, किन लॉस में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ये सारी चर्चा हम यहां पर करेंगे। देन वी हैव relation between vapor density and degree of dissociation, which is Le-Chatelier's principle. So we have that relation between vapor density and degree of dissociation according to Le-Chatelier's principle. तो Le-Chatelier's principle बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर इसको मार्क करना चाहूं तो बिल्कुल इसको मार्क करूंगा 3 स्टार से, क्योंकि ये 3 स्टार टॉपिक है। Le-Chatelier's principle बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग की बात करता है कि अगर कभी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए, कैसे शिफ्ट होगा वो चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर आपको क्वेश्चन जरूर आता है, और ये टॉपिक आपके 12th क्लास में भी बहुत यूजफुल होता है, बहुत काम आता है। तो ये टॉपिक हम लोग वहां पर देखेंगे। देन वी हैव इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बेस्ड ऑन अर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे कौन इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसकी हम चर्चा करेंगे, और उन पे ऊपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हुए देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें वहां पर करेंगे। देन वी हैव अ स्मॉल टॉपिक कॉल्ड आयोनाइजेशन। क्योंकि आयोनाइजेशन हम इसलिए पढ़ते हैं कि मोटे रूप में आयोनाइजेशन पढ़ने का मतलब यह है कि हम यहां से आयोनिक इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं। क्योंकि यहां तक तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम देख ही लेंगे भाई। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम में कहने को तो दोनों में इक्विलिब्रियम है, लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है, और जो क्वेश्चन मेनली बनना है वो क्वेश्चन आपको मेनली आयोनिक इक्विलिब्रियम से बनना है क्लास 11th के स्कूल एग्जाम में, या अगर हम IIT JEE की या नीट की भी बात करें तो आयोनिक इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चन बनना है। फिजिकल जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये तो बहुत ही लल्लू चीज है। तो शुरुआत में केमिकल इक्विलिब्रियम चलेगा, जहां हम आयोनाइजेशन की बात करेंगे या कह लो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करने लगेंगे, वहां से हमारे पास कौन सा आ जाएगा इक्विलिब्रियम, वहां से हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से हम सेकंड पार्ट में आ जाएंगे, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्वाल्ड का डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे। और मैं बता दूं ये जो टॉपिक है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार टॉपिक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल टीचर तो ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो मेरे लेक्चर्स देखकर, तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपके लिए। देन वी हैव वेरियस कांसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स और बेस को लेकर अब तक आपने 10th क्लास में सिर्फ एक ही कंसेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज अर्हेनियस कंसेप्ट। अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ बेस। अर्हेनियस आपके हिसाब से एसिड क्या था, पानी में जिस कंपाउंड को डालो, जिस किसी भी कंपाउंड को डालो, अगर वो कंपाउंड पानी के अंदर H+ आयंस रिलीज कर दे तो वो अर्हेनियस एसिड होता था। राइट, 10th में आपने यही पढ़ा था। अगर किसी भी कंपाउंड को पानी में डाले और अगर वो OH- आयन रिलीज कर दे तो वो बेस होता था, ये अर्हेनियस बेस होता है। हमने 10th में यही पढ़ा है। लेकिन एसिड और बेस को लेकर
एसिड और बेस को लेकर इनके अलावा भी कई टॉपिक्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एसिड और बेस को लेकर कई कंसेप्ट्स होते कहना चाहिए जो हमें देखने को मिलते हैं। अर्हेनियस इज वन ऑफ द कंसेप्ट, और अर्हेनियस सर्वे सर्वा है, मतलब एसिड और बेस को कंप्लीटली डिफाइन कर देता है, ऐसा भी नहीं है। अर्हेनियस की अपनी एक लिमिटेशंस है। जैसे कहा ना, किसी कंपाउंड को पानी में डालो तो डिफाइन कर पाओगे कि वो एसिड है या बेस है, डिपेंडिंग H+ निकाल रहा है कि वो H- निकाल रहा है। मान लो अगर पानी नहीं है तो मेरे को मालूम है H2SO4 मेरे पास है, सल्फ्यूरिक एसिड, मुझे मालूम है किंग ऑफ केमिकल्स है और दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड है, लेकिन क्या इस एसिड को एसिड बोलने के लिए मुझे पानी पर मोहताज रहना पड़ेगा? मुझे पानी के भरोसे बैठना पड़ेगा कि भैया नहीं, पहले पानी आएगा, H2SO4 को डालूंगा, अगर H+ निकलेगा, आयंस निकलेंगे तो मैं बोल दूंगा ये एसिड है, क्योंकि मेरे को तो अर्हेनियस साहब ने ऐसे ही बताया था। तो क्या मैं इसी कंसेप्ट पर सिर्फ एसिड और बेस डिफाइन करूंगा? मतलब अगर मेरे पास पानी नहीं है तो मेरे लिए क्या सल्फ्यूरिक एसिड एसिड नहीं होगा? होगा भाई। तो फिर कहीं ना कहीं हमें दूसरे कंसेप्ट से भी एसिड और बेस समझना है। तो वो जो अदर कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस होंगे वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इन द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। Then we'll talk about the ionization of water. हम ionization of water की बात करेंगे, and after the ionization of water हम लोग पढ़ेंगे pH स्केल, जो अगेन आपकी स्कूल के टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। pH स्केल, मुझे मालूम है आपने pH स्केल कभी ना कभी पढ़ी है क्लास 10th में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स नाम का आपको एक चैप्टर था, लेकिन यहां pH स्केल वो बहुत बेसिक वाली थी जो आपने 10th में पढ़ी थी। यहां जो हम pH स्केल पढ़ेंगे वो थोड़ी सी उसको एग्जैगरेट करते हुए पढ़ेंगे। कहने को है वो स्केल वही, वो 0 से 14 तक ही चलेगी, 0 से 7 तक एसिडिक मेजरमेंट देगी, 7 से 14 के बीच में बेसिक मेजरमेंट देगी, है वही स्केल। लेकिन अब हम इस pH स्केल में कैसे सारी वैल्यूज आई, 0 कैसे आया, 0 से 14 तक स्केल क्यों आई, 14 के बियॉन्ड क्यों नहीं गई, ये सारी चर्चा करेंगे। और उसी के साथ हम इसमें पढ़ेंगे POH स्केल भी। कौन सी? POH स्केल भी। तो ये तो सिर्फ pH स्केल है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी योर POH स्केल। तो वो POH स्केल भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। देन वी हैव pKa एंड pKb वैल्यूज। इस पर 5 स्टार टॉपिक है भाई, आपके स्कूल के टीचर का भी फेवरेट टॉपिक है, IIT और नीट का भी फेवरेट टॉपिक है, और अगर कहीं पे भी सवाल नहीं आए तो 12th का भी फेवरेट टॉपिक है, क्लास 12th का, क्योंकि क्लास 12th में तुम्हें pKa और pKb वैल्यूज भर भर के हैं। कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे क्लास 12th में आओगे तो तुम्हें हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स मिलेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर मिलेंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, अमाइंस, अमाइड्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके जीवन में आएंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन युक्त कंपाउंड्स। आपको कहीं ना कहीं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिडिटी को आपस में कंपेयर करना होगा। मतलब बहुत जगह पर आप देखोगे कि आपको उनकी एसिडिटी मतलब जैसे अल्कोहल और फिनॉल है, आपसे बोल देंगे बताओ अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है। मतलब एक क्वेश्चन, अभी मत सोचो कि फिनॉल कौन होता है, अल्कोहल कौन होता है, अभी भूल जाओ, मैं तो 2 नाम दे रहा हूं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक अल्कोहल है एक फिनॉल है। अब तुमसे पूछेंगे 12th में या IIT में या नीट में या स्कूल एग्जाम में कि भैया अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, अब ये आप बताओ। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको pK एंड pKb वैल्यूज का कंसेप्ट लगाना होगा, जो आप कंसेप्ट इसमें सीखोगे कि होता क्या है। तो ये 5 स्टार टॉपिक है जहां से आता है। देन वी हैव अगेन कॉमन आयन इफेक्ट, 4 स्टार टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट पर भी क्वेश्चन आता है, आपके स्कूल के मार्ट साहब और मार्ट साहिबा का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है। मतलब अगर उनको बोल दिया जाए पूरे चैप्टर में से एक टॉपिक पर क्वेश्चन देना है तो 99.99% वो कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन बनाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। और कॉमन आयन इफेक्ट हमारा जरूरी भी होता है क्योंकि जो बायोलॉजिकल बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वी हैव सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, 3 स्टार टॉपिक है, यहां से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की झड़ी लग जाती है भाई, स्टार्ट हो जाते हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन वी हैव सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगेन 3 स्टार टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, KSP की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ती है। ये वो टॉपिक है जो एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा आता है, क्योंकि इस पर आता है आपको सीधे एक न्यूमेरिकल सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, जबकि बाकी ज्यादातर टॉपिक्स जो है वो क्या है आपके
ज्यादातर टॉपिक्स अगर पीएच स्केल को छोड़ दे, पीकेबी वैल्यूज को छोड़ दे, तो ज्यादातर टॉपिक्स जो है आपके वो थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल टॉपिक्स आपके स्कूल के टीचर को पसंद आते हैं। नीट के एग्जामिनेशन जो होता है उसमें जो पेपर सेट, जो पेपर बनाते हैं उनको पसंद आते हैं। लेकिन जब आईआईटी जेईई की बात करते हो तो उनको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ज्यादा पसंद आते हैं, न्यूमेरिकल वाले टॉपिक ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके आईआईटी के कोर टॉपिक्स होते हैं। एंड देन लास्ट इज बफर सॉल्यूशन, 100% 4 स्टार टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको 100% क्या याद दिलाएगा, ये आपके स्कूल एग्जाम में आपको वापस लेकर जाएगा और आपसे पूछेगा बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख दो विद एग्जांपल। 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगेन आपके स्कूल के टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट उनको देना है, नहीं देंगे तो वो बफर सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है ना। दोनों का वेटेज मतलब मैं 99.99% बोल रहा हूं। अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं आएगा तो बफर सॉल्यूशंस के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशंस, कॉमन आयन इफेक्ट आपके स्कूल के टीचर के फेवरेट टॉपिक है अगेन, और नीट का भी फेवरेट टॉपिक है। आईआईटी में अगेन मैं बता रहा हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। बफर सॉल्यूशंस में आपको ज्यादातर थ्योरी आती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है जो पूरे चैप्टर का है। और ऑलमोस्ट मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टॉपिक्स मैंने ऐसे बताए जो इस चैप्टर के कोर टॉपिक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से ये समझ में आया है कि ये 8 टॉपिक ही केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम को 100% बना देते। मतलब अगर आप एग्जाम में 10 मार्क्स का ये पेपर आ रहा है अगर ये चैप्टर, तो 10 के 10 मार्क्स आपके आएंगे अगर आपने इन 8 टॉपिक्स पर एक्सपर्टीज गेन कर ली, आपने इन 8 टॉपिक्स पर कमांड गेन कर ली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। संपट पड़ गई क्या बात? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? 100% चले अब आगे चलते हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे देखते हैं एंड लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले क्या करेंगे, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले पार्ट को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले पहले इसका भाई, पहले स्क्रीनशॉट ले ले। तो भैया चैप्टर ओवरव्यू का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नाउ लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पार्ट, कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या, कहां एग्जिस्ट करेगा और केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा याद रखना आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही मिलेगा। हमेशा याद रखना सबसे पहली चीज कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको मिलना है वो मिलना है किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन में। वो आपको किसमें मिलेगा भाई, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। मतलब ऐसी रिएक्शंस जो कभी कंप्लीट नहीं होती, कभी कंप्लीट नहीं होती। मतलब क्या होगा, जैसे आपने कुछ रिएक्टेंट्स लिया, ठीक है, कुछ रिएक्टेंट को बोला भैया आप प्रोडक्ट बनाने चले जाओ, कुछ रिएक्टेंट को आपने बोला भाई प्रोडक्ट बनाने चले जाओ, तो रिएक्टेंट स्टार्ट करेंगे रिएक्ट करना, रिएक्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार में पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते जाएंगे और धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसे वैसे जो पुराने प्रोडक्ट्स जो बने हुए, जो शुरुआत में बन गए थे रिएक्टेंट के, कुछ टाइम के बाद वो बोलेंगे यार चलो हम अपने आप को डीकंपोज करके रिएक्टेंट बना लेते हैं। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आपने मान लो 2 रिएक्टेंट्स लिए थे, सपोज देयर आर 2 रिएक्टेंट्स दैट इज A प्लस B, और वो रिएक्ट कर आपको 2 प्रोडक्ट दे रहे थे, सपोज C प्लस D। A प्लस B आर रिएक्टेंट्स, ये पहले रिएक्ट कर रहे थे, दीज वर द रिएक्टेंट्स, तो ये पहले रिएक्ट कर रहे थे एंड दे वर गिविंग यू अ प्रोडक्ट C प्लस D। तो ये C प्लस D नाम का प्रोडक्ट आपको बनाकर देते जा रहे थे, C प्लस D बनता जा रहा था। तो A प्लस B आपका रिएक्ट कर रहा था, A प्लस B आपको C प्लस D बनाकर देता जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस डी बना रहे हैं, तो जो C प्लस डी शुरुआत में बन गए थे वो कुछ टाइम के बाद बोलेंगे कि यार चलो एक काम करते हैं, हम लोग वापस से अपने आप को A प्लस बी बना देते हैं, A प्लस बी। इसका मतलब ये नहीं कि A प्लस बी का C प्लस डी में बनना का कार्यक्रम बंद हो गया, जहां रिएक्शन पहले से जा रही थी वहां तो जा रही है,
मतलब ये डायरेक्शन में तो रिएक्शन जा रही है, इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस रिएक्शन को मैं कह देता हूं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा ही रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो C+D बना था वो डिकम्पोज होकर वापस से A+B देने लगेगा, वापस से A+B देने लगेगा, मतलब अब ये रिएक्शन वापस से पीछे की तरफ भी जाने लग गई है। आगे की तरफ तो चलती रहेगी, लेकिन अब पीछे की तरफ भी जाना शुरू कर दिए, पीछे की तरफ जाना शुरू कर दिए, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिए, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन को मैं बैकवर्ड रिएक्शन कह दूंगा। मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। तो पहले क्या हुआ, रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्शन धीरे धीरे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद उसने फॉरवर्ड के साथ ही बैकवर्ड रिएक्शन में भी स्टार्ट कर दी रिएक्ट करना। मतलब जो प्रोडक्ट था वो अब हमारा नया रिएक्टेंट बन गया, ये C+D बैकवर्ड के लिए अब हमारे रिएक्टेंट बन गए, और जो रिएक्टेंट थे फॉरवर्ड के लिए A+B वो अब हमारे बैकवर्ड के लिए प्रोडक्ट बन गए, क्योंकि बैकवर्ड के लिए वो प्रोडक्ट बन गए। तो ऐसी रिएक्शन को पहली बात तो हम कह देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, तो सबसे पहली चीज है, ऐसी रिएक्शन जो होती हैं ये हमारी कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शंस में जो प्रोसीड होती है रिएक्शंस, उन्हें हम कह देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड में और वापस भी आ गई बैकवर्ड में, जा रही है फॉरवर्ड में, वापस भी आ गई बैकवर्ड में, तो इसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। और भैया इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने की सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन यही होती है दैट द रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल। मस्ट बी रिवर्सिबल, मतलब ऐसा नहीं हो कि रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, रिएक्शन को कुछ टाइम के बाद पीछे भी आना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नेवर एग्जिस्ट फॉर इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन इर्रिवर्सिबल है, जो रिवर्सिबल नहीं हो सकती, जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसमें आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम सिर्फ आपको फॉरवर्ड 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 ही डायरेक्शन में मिलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इज द मस्ट कंडीशन, इज द नेसेसरी कंडीशन टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। सो इट इज द necessary condition to establish the equilibrium, necessary condition to establish the equilibrium, to establish the equilibrium. तो इट इज द वेरी नेसेसरी कंडीशन टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन द अदर सेंस, इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश होने के लिए कभी भी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देना है। इट मींस इट इज द वन इन विच द रिएक्शन विल नेवर गेट कंप्लीट। सो इट इज द वन इन विच रिएक्शन नेवर अचीव्स कंप्लीशन, इन विच reaction never achieves completion। ये वो पार्ट है जहां पर रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन को अचीव नहीं करेगी, मतलब फुल्ली कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फुल्ली कंप्लीट वो कब होती, जब सिर्फ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती। जैसे A+B हमने 10-10 ग्राम लाए, तो वो C+D बनाएंगे, तो पहले 1 ग्राम रिएक्ट कर गया 1 ग्राम से, आपका 2 ग्राम C+D बन गया, फिर 1 ग्राम और रिएक्ट कर गया 1 ग्राम B से, फिर आपका C+D 2 ग्राम और बन गया। तो ऐसे करते करते अल्टीमेटली अगर रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है फॉरवर्ड, तो एक टाइम आएगा जब A+B खत्म हो जाएगा, A+B बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप जो A+B 10-10 ग्राम लाए थे वो खत्म हो गया, अब सिर्फ C और D बचे प्रोडक्ट के तौर पर, और वापस C+D नहीं आ रहे, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं इर्रिवर्सिबल, मतलब मैं मानकर चल रहा हूं रिएक्शन एक ही तरफ जा रही है। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज अचीव्स कंप्लीशन। कंप्लीशन मतलब ये रिएक्शन खत्म हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी नहीं रुकती,
वो कभी खत्म नहीं होती। रीजन बीइंग, मतलब रिवर्सिबल उस सेंस में जब इक्विलिब्रियम आ जाए उसमें, तब मतलब क्यों नहीं होती वो कभी खत्म, क्योंकि यहां पर a प्लस बी जो है वो c प्लस डी बना रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद c प्लस डी वापस से a प्लस बी दे रहा है। तो जैसे a प्लस बी यहां गया और c प्लस डी यहां गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने की वजह से a प्लस बी क्या हो रहा है, वापस उतना ही बनता जा रहा है जितना वो आगे की तरफ अपने आप को खत्म कर रहा था, जितना वो आगे की रिएक्शन में अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, उतना में वापस मिल रहा है। तो इसका मतलब कभी भी ऐसे टाइम नहीं आएगा जब a प्लस बी 0 हो जाए। ये कब की बात बता रहा हूं, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन याद रखना इसका मतलब यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो मतलब रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन अचीव नहीं करेगी, कभी भी रिएक्शन खत्म नहीं होगी। पूरी जिंदगी लगा दो तुम अपनी, तब भी ये रिएक्शन चलती जाएगी अगर इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो, कर लिया है तो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया बेसिकली क्या, रिवर्सिबल रिएक्शंस का फंडा, जो बहुत जरूरी है जब आपको रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करना है, इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करवाना है। अब समझते इक्विलिब्रियम होता क्या है, अब समझते इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता कब है। तो अभी समझ में आ गया भैया, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी लेकिन थोड़े टाइम के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएगी। और अगर ध्यान से सुनना, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की रफ्तार, मतलब रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो एक स्पीड से जा रही है, जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो एक स्पीड से जा रही है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की स्पीड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की स्पीड, बोले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जहां पर इक्वल हो जाए, जहां पर इन दोनों के रेट सेम हो जाएं, जहां पर इन दोनों की स्पीड एक हो जाए, हम कहेंगे वहां पर उस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। हम कहेंगे उस पॉइंट पर उस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। देन व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज नथिंग फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन if the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, then we consider that the equilibrium stage has been achieved. Rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction, then we consider that the equilibrium stage has been achieved. So it is all about the rate of forward reaction becomes equal to the रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के जिस पॉइंट पर भी इक्वल हो जाए, हम कहेंगे वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो ये कंडीशन आ गई, तो ये कंडीशन किस स्टेज पर आएगी? एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ही तो ऐसा होगा कि भाई इक्विलिब्रियम पर भी तो ऐसे ही होगा कि भाई रेट जो रिएक्शन जो है वो एक ही स्पीड पर मेंटेन रख रही है अपने आप को, वो अपनी वैल्यूज को कांस्टेंट कर चुकी है। वैल्यूज को मतलब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट का अमाउंट है और जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि देखो मान लो मैं आगे जाता हूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई, और मान लो मैं पीछे आता हूं तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो गई। तो अगर मैं 2 कदम आगे जा रहा हूं और 1 कदम पीछे आ रहा हूं तो ये इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं नेट तो आगे ही जा रहा हूं ना। मैं 2 कदम आगे जाता हूं और 1 कदम पीछे आता हूं, फिर 2 कदम आगे जाता हूं, फिर 1 कदम पीछे आता हूं, तो मतलब मैं ओवरऑल तो आगे ही मूव कर रहा हूं, मतलब मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहां इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी आगे जाने के स्टेप्स और पीछे आने के स्टेप्स में अंतर है। मैं आगे 2 कदम जाता हूं लेकिन पीछे 1 कदम आता हूं। हां, मेरे को यह कह सकते हो कि सर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूं और मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हूं, मतलब मैं रिवर्सिबल डायरेक्शंस में मूव कर रहा हूं। लेकिन रिवर्सिबल में मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन की रफ्तार और बैकवर्ड डायरेक्शन की रफ्तार एक नहीं है। तो मैं रिवर्सिबल हो सकता हूं लेकिन मेरे पास इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मैं इक्विलिब्रियम नहीं बना पाऊंगा। अब मैं इक्विलिब्रियम कब बना पाऊंगा? रिवर्सिबल में तो बनाना ही है, लेकिन रिवर्सिबल में भी क्या ध्यान रखना है कि मेरे आगे जाने की रफ्तार
और मेरे पीछे जाने की रफ्तार सेम हो। रफ्तार मतलब यहां मैं स्टेप्स को मानकर चल रहा हूं एक तरीके से। तो अगर मैं आगे एक कदम जाता हूं तो भैया मैं पीछे भी एक कदम आऊंगा, अगर मैं आगे 2 कदम जाऊंगा तो मैं पीछे भी 2 कदम आऊंगा। यहां पर मैं कहूंगा कि मैं अपने मूवमेंट के साथ इक्विलिब्रियम मैनेज कर रहा हूं, मैं अपने मूवमेंट के साथ इक्विलिब्रियम को मैनेज कर रहा हूं, तो यह कहलाएगा इक्विलिब्रियम। मैं फॉरवर्ड में भी हूं, बैकवर्ड में भी हूं, और फॉरवर्ड में जितने स्टेप ले रहा हूं बैकवर्ड में भी उतने स्टेप ले रहा हूं, तो मैं कहूंगा मैं इक्विलिब्रियम में हूं। अब कोई भी आकर मुझको देखेगा तो बोलेगा सर आप तो मूव ही नहीं कर रहे हो, जबकि उसे नहीं पता भाई मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं लग रहा मूव करता हुआ, क्योंकि वो जहां मुझे देखता है थोड़ी देर के बाद वापस आता है, वहीं उसी पोजीशन पे वापस मुझे देखता है, तो उसको ये लगता है कि सर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, सर स्टिल खड़े हुए। मैं स्टिल नहीं हूं भाई, मैं मूव कर रहा हूं, मैं 2 कदम आगे चल रहा हूं तो 2 कदम पीछे भी आ रहा हूं, मैं तो लगातार मेहनत कर रहा हूं और डबल मेहनत कर रहा हूं, आगे जाने की अलग मेहनत, पीछे आने की अलग मेहनत। लेकिन सामने वाले को लगता है मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा, मैं सिंपल खड़ा हुआ, तो उसको देखने में लगेगा कि मैं रुका हुआ हूं, लेकिन असल में जब मैं इक्विलिब्रियम में मैनेज कर रहा हूं, मैं इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं चल रहा हूं, मैं डायनामिक हूं। इन द सेम वे जब हम रिएक्शन को देखेंगे तो हमने क्या कहा, जितने ए प्लस, रेट का मतलब क्या है, जितने ए प्लस भी अपने आप को सी प्लस डी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहा है, बनाता रहेगा, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन पीछे आएगी, सी प्लस डी प्रोडक्ट में अपने आप को मतलब तोड़ेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्टेंट बनेंगे और वापस से ए प्लस बी दे देंगे, तो रिवर्सिबल आएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब जितने ए प्लस बी का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन मिलकर आगे जा रहा है, उतना ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का पीछे रिएक्टेंट बनकर वापस भी आना चाहिए। मतलब कंसंट्रेशंस जो होने चाहिए, जो पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है वो सेम होना चाहिए। जितना कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम यहां से निकलकर यहां जा रहा है, उतना ही कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम यहां से निकलकर वापस यहां आना चाहिए। उस कंडीशन पर हम यह बात बोलेंगे कि रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस स्पीड से जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उसी स्पीड से आ रही है। तो in that case rate of forward reaction will become equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction will become rate of backward reaction. और इस पॉइंट पर हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और इस पॉइंट पर देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है। जैसे मेरी पोजीशन में लोग क्या कह रहे थे कि सर आप रुक गए हो, आप चल ही नहीं रहे हो, लेकिन पता चला कि भैया रिएक्शन रुक गई है। ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, बट असल में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कभी नहीं रुकती। इक्विलिब्रियम पे लगता है कि रुक गई है, लेकिन रुकती कभी नहीं है, क्योंकि ये डायनामिक होती है। लेकिन रुकी हुई लगती क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं ए प्लस बी का कंसंट्रेशन कितना है, अच्छा यार ये अभी 10 मोल पर लीटर है, अच्छा सी प्लस डी कितना है 12 मोल प्रति लीटर है। थोड़ी देर के बाद आएंगे तो ये 10 दिखेगा, ये 12 दिखेगा। तुम बोलोगे यार सर लगता है ये लोग रिएक्ट नहीं कर रहे, भैया रिएक्ट कर रहे हैं। वो तो क्या हो गया, जो 10 मोल यहां पर था वो यहां चला गया अब, लेकिन यहां पर जो मोल्स थे वो यहां पर वापस आ गए होते नहीं। तो यहां से अगर 2 मोल यहां चले गए हैं तो देखने में लगेगा 8 और 14 हो गए होंगे, पहले 10 और 12 थे, अब 8 और 14 हो गए होंगे, लेकिन वो 2 मोल पुराने वाले वापस आ गए, तो वापस से इसको 10 और 12 कर दिया। तो देखने में लगेगा कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन असल में कंसंट्रेशन तो बिल्कुल सही बात है चेंज नहीं होगा। देखने में यह लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, बट असल में रिएक्शन रुकती नहीं है। कंसंट्रेशन फिक्स रहेगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, देखने में भी फिक्स लगेगा और होगा भी फिक्स, लेकिन रिएक्शन चल रही है, अभी भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी समय उतने ही प्रोडक्ट्स भी रिएक्ट करके वापस भी आ रहे हैं। तो कहने को 2 आदमी यहां से भेजे, 2 आदमी वापस से वहां गए, तो दोनों तरफ आदमियों की संख्या तो सेम रह गई ना भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफर जारी नहीं है, ट्रांसफर तो चल रहा है, लेकिन ट्रांसफर में कोई बदलाव देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने आदमी हम यहां से वहां भेज रहे हैं उतने आदमी हम यहां से यहां भेज रहे हैं। संपट पड़ी क्या बात। जैसे मान लो कि 2 जगह है, एक जगह पे 10 लोग हैं, एक जगह पर एक भी नहीं है, एक जगह पे 10 आदमी, एक जगह पर एक भी नहीं है। मान लो ये एग्जाम्पल मैं थोड़ा एलैबोरेट करके बता रहा हूं। तो मैंने पहले आदमी को यहां भेज दिया, ए जगह ये थी, बी जगह ये थी, मैंने ए से उठाकर एक आदमी को बी पे भेज दिया, चला गया वहां बैठ गया। दूसरे आदमी को भेजा,
वहां बैठ गया। तो अब कितने हो गए, 2 और 8, यहां बी पे 2 हो गए और यहां 8 हो गए। मैंने तीसरे आदमी को भेजा, चला गया 3 और 7। मैंने चौथे आदमी को भेजा 4 और 6। पांचवें आदमी को भेजा 5 और 5। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं 5 और 5 सर बैलेंस हो गया तो इक्विलिब्रियम। नहीं, इस बैलेंसिंग को इक्विलिब्रियम नहीं कहते। ये जरूरी नहीं है कि या बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आएगा, ये किसी भी पॉइंट पर आ सकता है। यहां से मैंने छठे आदमी को भेजा 6 और 4, यहां से मैंने सातवें आदमी को भेजा 7 और 3, यहां 7 पहुंच गए बी पे और यहां 3 हो गए। अब सुनना, जैसे ही मैंने 8वें आदमी को बोला भैया यहां से तुम बी पे चले जाओ, तो यहां जो पहला आदमी आया था, पहला आदमी जो आया था उसने बोला यार यहां बी में कुछ हो नहीं रहा, मैं तो वापस ए की तरफ जा रहा हूं। तो वो बी वाला उठकर वापस ए की तरफ आ जाएगा। वो जो बी वाला है वो उठकर वापस ए की साइड चला जाएगा। तो मैंने 8वें को भेजा इस उम्मीद में कि यहां 8 और 2 होंगे, लेकिन यहां से जो बी में पहला वाला आदमी था जिसको सबसे पहले भेजा था वो वापस आ गया, वापस ए में जाकर मिल गया। तो अभी भी लोग कितने, 7 और 3। मैंने 8वें को भेज दिया लेकिन पहला वापस भी तो आ गया, और मैंने 1 भेजा तो 1 वापस आया। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, क्योंकि 1 भेजा तो 1 ही वापस आया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बिकम रेट ऑफ बैकवर्ड। रिवर्सिबल तो हो गई लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट भी सेम हो गए। ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और अब देखना यहां 7 और 3 ही रहेंगे। कैसे, मान लो फिर मैंने 9th पर्सन को भेजा। मैं 9th क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं फॉरवर्ड में काउंटिंग कर रहा हूं। मैंने 8 को भेजा तो 1 वापस आ गया, ठीक है। अब मैंने 9th को भेजा तो जो दूसरा बच्चा था वो वापस आ गया, जो सेकंड आदमी था यहां पर वो वापस आ गया। तो अभी भी 7 और 3 ही है। मैंने 10वें बच्चे को भेजा, 10वें बच्चे को भेजा तो तीसरा बच्चा वापस आ गया। 7 और 3 ही है। समझ में आ रहा है। और अब ये चलता रहेगा। मैंने 11वें बच्चे को भेजा। अब तुम बोलोगे सर 1 मिनट, आपने तो 10 ही आदमी रखे थे, यहां पे 10 बच्चे हैं, 10 आदमी जो भी अपन ने लिया, अपन ने तो वही रखे थे। सर 11वां कैसे आ गया? अरे भाई वो जो पहला उठकर आ गया वो मेरे लिए 11वां बन गया ना। अब तो ये साइकिल चलती जाएगी, अब तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो यहां से अब 11वां चला गया, चौथा वापस आ गया, 12वां चला गया, 5वां वापस आ गया, 13वां यहां से फॉरवर्ड चला गया, वहां से पीछे से छठा वापस। मतलब अब ये साइकिल चलती रहेगी और हमेशा इस साइड बी की साइड 7 आदमी दिखेंगे, 7 बच्चे दिखेंगे जो भी है, और यहां पर ए की साइड आपको 3 ही बच्चे दिखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी को देखने में लगेगा कि यार सर का कोई ट्रांसफर नहीं चल रहा ए से बी में, सर किसी बच्चे को ए से बी या बी से ए नहीं भेज रहे, क्योंकि यहां पहले भी 7 है अभी भी 3 है, और थोड़ी देर बाद मतलब 2 टाइम लेवल पे कंपेयर करेगा, टाइम इंटरवल पे, तो उसे 7-3 ही दिखेंगे। लेकिन ये हमें पता है कि हम तो बच्चे भेज रहे हैं भाई, वो दिखने में फर्क क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि यहां से जितने स्टूडेंट यहां भेज रहे हैं उतने स्टूडेंट वापस वहां से आया। हाँ, अगर मैं उनको बोलूं बेटा 7 और 3 तुम्हें दिख तो रहे, लेकिन तुम शक्ल देखो बच्चों की, तुम 2 टाइम इंटरवल पर देख रहे हो तो तुम दोनों टाइम इंटरवल पे शक्ल देखो। पहले जो 7 बच्चे यहां थे वो सेम 7 बच्चे यहां नहीं है अब, और पहले जो 3 बच्चे यहां थे उस टाइम पे वो 3 बच्चे बदल रहे। 7 बच्चे भी बदलते जा रहे हैं, उनके चेहरे बदल रहे क्योंकि मूवमेंट जारी है, और 3 बच्चे भी बदल रहे हैं। बस संख्या 7 और 3 फिक्स हो जाएगी, क्योंकि एक बच्चा हम यहां से भेजते हैं, एक बच्चा वहां से वापस आ जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम मैनेज हो गया। क्या ये प्रोसेस रुकी? नहीं रुकी। क्या ये रिएक्शन रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी? कभी नहीं कंप्लीट होगी। क्या क्योंकि मैंने ठान ली थी कि सारे ए के बच्चों को बी में पहुंचा दूंगा, तो क्या कभी ए के बच्चे खत्म होंगे? ए साइड के नंबर ऑफ स्टूडेंट सारे कभी इस साइड आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं 7वें के बाद भेजता हूं किसी को तो वो पहला वापस आ जाता है। तो मतलब ये प्रोसेस तो मैं पूरी जिंदगी चलाता रहूंगा, ए से बी बच्चा भेजता रहूंगा, कभी ए खत्म ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये रिएक्शन भी कभी खत्म नहीं होगी। ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहे, सी प्लस डी वापस आकर ए प्लस बी बनाएंगे। ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहे, सी प्लस डी वापस से रिएक्ट करके ए प्लस बी बनाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी, और सेम स्पीड से अगर चलेगी तो ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी, और ये डायनामिक प्रोसेस होगी। देखने में ये स्टैटिक रुकी हुई लगेगी, लेकिन ये असल में डायनामिक प्रोसेस होगी। ये चलती जाएगी और हम अंत में कह देंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है।
अब ये कभी खत्म नहीं होगी, ये चलती जाएगी और रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। तो उस पॉइंट पर हम कहेंगे क्यों इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, क्योंकि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है वो रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बिल्कुल सेम होगा। रेट का मतलब वही है कितना कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इधर से उधर जा रहा है और कितना कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम उधर से इधर आ रहा है। कंसंट्रेशन क्यों? क्योंकि हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को लेकर चलते हैं, हम उसके अमाउंट को लेकर चलते हैं। मतलब जनरली वो मोल्स पर लीटर मोलैरिटी के टर्म्स में होता है कि भैया हमने 10 मोल पर लीटर ए लाए हैं, 15 मोल पर लीटर बी लाए, अब इनमें से कितने मोल पर लीटर वहां चलेगा और कितने वहां से यहां आ गए। अगर ये कितने कितने दोनों जगह के सेम है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो पढ़ लेते थोड़ा यहां से, ऑन कैरिंग केमिकल रिएक्शंस इन अ क्लोज्ड वेसल। और ये क्लोज्ड वेसल में होगा भाई, क्योंकि क्या होगा, ओपन वेसल में चांसेस है कि कहीं ए प्लस बी बाहर ना निकल जाए। मतलब हमने बोला ए प्लस बी तुम सी प्लस डी बनाओ, लेकिन ओपन वेसल था तो वो एयर वेयर के साथ रिएक्ट कर गए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम को जब भी अचीव करेंगे, चाहे फिजिकल अचीव करें चाहे केमिकल अचीव करें, कोशिश ये रहेगी कि ये रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में की जाए और क्लोज्ड वेसल में ही इक्विलिब्रियम अचीव हो पाएगा। तो इसलिए क्लोज्ड वेसल बहुत जगह आप देखोगे। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर initially the reactant concentration keeps on decreasing and product concentration keeps on increasing। तो इनिशियली क्या होगा, ये कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम अ स्टेज इज रीच्ड एट विच देयर इज नो नेट रिएक्शन। This stage is called as state of equilibrium. When such a stage is achieved between ions and undissociated electrolytes, it is termed as ionic equilibrium. There are following two types of equilibrium. तो basically दो types के equilibrium है, that is chemical equilibrium and ionic equilibrium. तो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में होता है, लेकिन अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है और वो डिसोसिएट होकर अपने आप को आयंस में ब्रेक कर रहा है, जैसे मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ले लेता हूं एसिटिक एसिड CH3COH। अब हमें पता है ये वीक है, ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। हमने 10th में भी पढ़ा है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में अंतर क्या होता है। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो वो वीक एसिड है, हमने ये पढ़ा है। लेकिन वीक एसिड का मतलब क्या है कि वो वीक क्यों है, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूटने से पहले ही जो टूट चुके हैं आयंस उनमें वापस से जुड़ना चालू कर देता है। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन में ही जाता है, क्योंकि वो सिर्फ तोड़ता है आयंस। लेकिन वीक को वीक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फॉरवर्ड में नहीं जाता, वो बैकवर्ड में भी आना चालू कर देता है। मतलब फॉरवर्ड में अगर वो डिसोसिएट कर रहा है, अपने आप को आयंस में तोड़ रहा है, जैसे एसिटिक एसिड है CH3CO- और H+ में तोड़ेगा, लेकिन पूरे टूटने से पहले जो पुराने CH3CO- और H+ है वो जुड़कर वापस से एसिटिक एसिड दे देंगे, वो जुड़ के वापस से CH3COH दे देंगे। तो मतलब ये टूटना और जुड़ना, डिसोसिएट होना और अनडिसोसिएटेड बनना, डिसोसिएट होना और अनडिसोसिएटेड बनना, ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। इस वजह से हम कहेंगे कि इन्होंने क्या अचीव कर लिया, इन्होंने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। इस वजह से हम ये मानेंगे कि द रिएक्शन हैज नाउ अचीव्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्ट्रॉन्ग में ये नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग में वो पीछे आएंगे ही नहीं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएट होते जाएंगे आयंस। तो जब हम आयंस की बात करेंगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। अगर हम नॉर्मल कंपाउंड की केमिकल तौर पे बात करेंगे तो वहां इक्विलिब्रियम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो दो इक्विलिब्रियम वो बोल रहे हैं, वो पहला इक्विलिब्रियम है केमिकल और दूसरा इक्विलिब्रियम है आयोनिक। हमें दोनों पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम हालांकि बहुत रिलेटिवली कम है, बहुत छोटे टॉपिक्स है, उसमें 2-3 टॉपिक्स है, ली चैटलियर प्रिंसिपल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बस। लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे टॉपिक्स है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की संख्या भी ज्यादा है। जो लास्ट में झड़ी लगाई है वो हमने सारे आयोनिक इक्विलिब्रियम में लगाई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स है आयोनिक के इंपॉर्टेंट, जबकि केमिकल में देखोगे तो एक ही टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है केमिकल और आयोनिक, इसलिए आयोनिक पे ज्यादा कमांड हमको बनाकर चलनी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक ओवरव्यू समझ में आया इक्विलिब्रियम का क्या होता है। बस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जिस पॉइंट पर सेम हो जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन कंडीशन होनी चाहिए, और उस कंडीशन के बाद भी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अगर बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए तो ऐसी रिएक्शन कभी कंप्लीशन अचीव नहीं कर सकती, और अंततः हम इस रिएक्शन को कह देंगे इसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया।
देखने में ऐसा लगेगा इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुक चुकी है, क्योंकि आप जब कंसंट्रेशंस दोनों का चेक करोगे तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन असल में रिएक्शन डायनामिक होती है, वो चल रही होती है, बस बदलाव देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बना रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में भी तब्दील हो रहे हैं। तो एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया, मतलब कुछ ना दिया ना कुछ लिया, नेट प्रॉफिट लॉस है जीरो। समझ में आया? इस तरीके से आप देख लो। तो लेकिन ट्रांजैक्शंस तो चल रहा है, प्रॉफिट और लॉस का ट्रांजैक्शंस तो चल रहे हैं, लेकिन बराबर मात्रा में हो रहे हैं, तो नेट ट्रांजैक्शन विल बी जीरो। देखने में लगेगा कोई बिजनेस, कोई व्यापार नहीं हो रहा, लेकिन असल में रिएक्शन तो चल रही है। कई एग्जाम्पल से कलेक्ट कर दिया भैया मैंने इक्विलिब्रियम, कई रिएक्शन से आपको समझा दिया इक्विलिब्रियम। कोशिश उम्मीद करता हूं इक्विलिब्रियम अभी हो गया होगा आपका कंप्लीट और दिमाग में बिल्कुल फीड हो चुका होगा। एक बार क्या करेंगे अपन, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। तो भैया क्लियर हो गया? तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर का, जिसमें हमने पूरे तरीके से आपको चैप्टर ओवरव्यू भी दिया है और आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट भी दिया है कि इक्विलिब्रियम किन कंडीशंस में एस्टेब्लिश होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, ये पूरी बात करी है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। लाइक अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम देखें तो वो कहां एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली फिजिकल रिएक्शन में करेगा, बट कैसे करेगा। फिर हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, क्योंकि अभी शुरुआत होगी केमिकल इक्विलिब्रियम की, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम ऑनवर्ड्स हम उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वो आने वाले वीडियोस में होगा। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आप क्लास नर्सरी से लेकर 12th क्लास की किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो अब आप 100% मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर रिलाई करके पूरे तरीके से अपना पढ़ाई और अपना एग्जाम वहां से क्रैक कर सकते हो। काम बहुत आसान है। यूट्यूब चैनल पर तो आप सारे लेक्चर्स देख ही रहे हो, यूट्यूब पर तो आप जा ही रहे हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। लेकिन जब आप magnetbrains.com की वेबसाइट पर आओगे तो magnetbrains.com पर आते ही आपको वहां पर क्लास सबसे पहले सिलेक्ट करनी है, या जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। सपोज करो आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम NTSC, ओलंपियाड, CUET, यूपी बिहार बोर्ड स्पेसिफिक, अगर कोई बोर्ड स्पेसिफिक आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस बोर्ड स्पेसिफिक पढ़ाई के लिए आपको वहां पर अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है या क्लास सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे पूरा उस सब्जेक्ट के लिए आपका कोर्स आपके सामने आएगा, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होंगे, लेक्चर वीडियोस होंगे। उसके साथ एनसीईआरटी पर बेस्ड अगर आपका एग्जाम है तो एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस, इंडेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पूरे सॉल्यूशंस के वीडियोस वहां पर अवेलेबल होंगे। उसके साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका डिस्कशन, उनका सोल्यूशन। उसके अलावा आपके मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वन शॉट रिवीजन, ये कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर, और बहुत इजीली एक्सेसिबल है। लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप से आप किसी से भी देख सकते हो, और सबसे जरूरी चीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबसाइट पर कोई ना तो सब्सक्रिप्शन लेना है, ना कोई आपको प्रीमियम पैकेज खरीदना है, ना कहीं कूपन कोड लगाना है, क्योंकि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स हैं। और अब तो भैया बुक्स और ई बुक्स भी मिलने लगी है। अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से बुक्स प्रोवाइड करते हैं भाई, पूरी तरीके से आपको बुक्स मिलती हैं, और इनको एक्सप्लोर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है इससे जुड़ा हुआ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेक करो, आप वेबसाइट पर डायरेक्ट हो गए और सारी चीजों को एक्सप्लोर करो। और जो कंट्रीब्यूशन अगर करना चाहते हो तो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन ये है कि लोगों को अवेयर करो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के बारे में। जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जितने तुम्हारे स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं, जितने तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स हैं, इन पर जाकर शेयर करो, लोगों को अवेयर करो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के बारे में भी। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।